देश में डायबिटीज के मरीजों की तादाद डराने वाली रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में डायबिटीज के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक देश में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 2019 में देश में डायबिटीज के 7 करोड़ मरीज थे, लेकिन बीते 4 वर्षों में देश में डायबिटीज के मरीजों की तादाद 44% तक बढ़ गई है। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक देश में करीब 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज कैटेगरी में हैं, यानी जल्द ही ये लोग भी डायबिटीज की चपेट में आ सकते हैं। डायबिटीज का सबसे ज्यादा प्रसार गोवा में है, जहां की 26.4% आबादी डायबिटीज की चपेट में है। दूसरे नंबर पर पुदुचेरी है, जहां 26.3% आबादी डायबिटिक है। 25.5% आबादी के साथ केरल तीसरे नंबर पर है। 20.4% आबादी के साथ चंडीगढ़ चौथे नंबर पर है और 17.8% डायबिटीज के साथ दिल्ली 5वें नंबर पर है। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी जीवन शैली से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खराब प्रदर्शन के बाद कोहली को अब ट्रोल किया जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में विराट कोहली आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में खाना खाने लगे। जैसे ही उनकी ये तस्वीर सामने आई, फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे। कर्नाटक में 11 जून से महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा करेंगी। कांग्रेस जल्द ही पहली गारंटी को लागू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने एकजुट होने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर आप इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने से बचाना चाहते हो तो आपके पास कोई चारा नहीं है इकट्ठे होने के बगैर। यूपी में वाहन मालिकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिन वाहन मालिकों ने 5 साल पुराने चालान को नहीं भरा है, उनके चालान माफ कर दिए गए हैं। G20 समारोह को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बैठक में हमें जो फायदा होगा वो इस साल नहीं, अगले 5-10 सालों में देखने को मिलेगा। कनाडा से 700 भारतीय छात्रों को वापस भेजने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये न सिर्फ कनाडा बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसका सीधा असर छात्रों के जीवन पर पड़ेगा। लिहाजा कनाडा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल 700 भारतीय स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन को रोक दिया है। खुद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले पर संज्ञान लिया और निष्पक्ष जांच की बात कही। We recognize the immense contributions international students bring to our country, and we remain committed to supporting victims of fraud as we evaluate each case. इससे पहले कनाडा के अलग अलग हिस्सों में फ्रॉड का शिकार हुए छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट न करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। दरअसल कनाडा गए 700 भारतीय छात्रों को वापस भेजने संबंधी नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि इन छात्रों ने नकली दाखिला पत्र देकर कनाडा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी के नोटिस देने के बाद मचे हड़कंप के बीच भारतीय छात्रों के पक्ष में आवाज बुलंद होने लगी है, जबकि छात्रों के भविष्य से खेलने वाले ब्रजेश मिश्रा जैसे आरोपियों की सरगर्मी से अब तलाश की जा रही है। पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल के मुताबिक कनाडा गए छात्रों की गलती नहीं है, बल्कि उस इमिग्रेशन माफिया की है जो लोगों को गलत तरीके से बाहर भेजता है। ये बहुत मंदभागी है और ये पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ये इमिग्रेशन फ्रॉड है। तो जिस लेटर को आज फेक बोला जा रहा, ये लेटर उस समय कैनेडियन एम्बेसी ने भी चेक की। वहीं राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी इस मामले में छात्रों को परेशान न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलती कनाडा की ओर से हुई है, छात्रों की ओर से नहीं। इनकी कोई गलती नहीं है। इट्स ए बिग फ्रॉड। इनफैक्ट इट्स मोर फ्रॉड फ्रॉम कैनेडियन साइड। दे मस्ट इन्वेस्टिगेट। उधर छात्रों के अभिभावक इस बात से परेशान है कि उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। पैसे तो डूब ही गए, कहीं उनका करियर भी खराब ना हो जाए। हमें नहीं समझ आता कि इमिग्रेशन वालों ने क्या चेक किया तो उन्होंने क्या किया है, लेकिन जो हमारे सामने है वो ये है कि बच्चा आज 7 साल बाद बच्चा का फ्यूचर जो है वो अंधेरे में, हमें नहीं पता उसका क्या बनना है क्या नहीं। यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर वार किया और वोरोनेस शहर की एक इमारत को शोलों में तब्दील कर दिया। यूक्रेन की ओर से किया गया यह हमला 9/11 की तरह था।
फर्क सिर्फ इतना था कि प्लेन की जगह यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि टारगेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बल्कि एक रिहायशी इमारत थी। वीडियो में वोरोनेज शहर के आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले तेज रफ्तार से उड़ता हुआ ड्रोन रिहायशी इमारत से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इमारत में आग का गोला और धुएं का गुबार उठने लगा। बताया जा रहा है कि ड्रोन गोला बारूद से लैस था, जिसके इमारत से टकराने की वजह से 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि रिहायशी इमारत के कई फ्लोर्स तबाह हो गए, शीशे टूट गए और दीवारें ढह गई। रूस की खुफिया एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं, लेकिन शुरुआती तफ्तीश के दौरान ही रूस ने ये बयान जारी कर दिया है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है। रूस के वोरोनेज शहर पर हमले से पहले पुतिन की सेना ने चेरकासी और कीव पर धावा बोला। रूस ने 2 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। हमला कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां कबाड़ हो गईं, जबकि 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यही नहीं, कई इमारतों से काफी देर तक धुआं उठता रहा। यूक्रेन के फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग और धुएं पर काबू पाया। रात के वक्त हुए इस हमले से यूक्रेन दहल उठा, सायरन की आवाज सुनाई दी और लोग बंकर्स में छिप गए। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच कारखोकवा डैम के टूटने की वजह से हाहाकार मच गया। खरसोन, एंटोनविका और काजकोवा से तबाही की तस्वीरें सामने आईं। काखोकवा बांध टूटने से लगभग 30 गांव और शहर बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। काखोकवा बांध से करीब 2 किलोमीटर दूर काचकोवा डिब्रूवा चिड़ियाघर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। कई वन्य जीव मारे जा चुके हैं। एंटोनविका शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि निप्रो नदी पर बने काखोकवा बांध के टूटने के बाद जो इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहां लोगों के शव पानी में तैर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें इस खौफनाक मंजर की गवाह बनी हुई हैं। बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लोग खाने और पीने के लिए तरस रहे हैं। काखोकवा डैम टूटने की वजह से एक बड़े इलाके में बाढ़ ही नहीं आई, बल्कि रूस की बिछाई गई बारूदी माइंस भी ऊपर आ गई। ये तैरती माइंस लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। लिहाजा इन जानलेवा बारूदी माइंस को हटाने और सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी रूस बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस बाढ़ में फंसे लोगों पर भी बारूद बरसा रहा है। Терористи намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області, вже затоплені терористами ж. यूक्रेन के दावों को सही साबित करते हुए कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि रेस्क्यू टीमों पर रूस की ओर से बमबारी की जा रही है, जबकि खरसोन के बाशिंदों ने भी बताया कि रेस्क्यू के दौरान उन पर गोलीबारी की जा रही है। Летели. Мы уже хотели в воду прыгать, и дороги попали прямо в обстрел. Попали сначала там, где люди садят на эвакуацию, получается, прямо в воду. Z News.